afternoon everyone. Myself शबनम खान, आपकी कक्षा 7th और विषय इतिहास। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इतिहास विषय के अंतर्गत। आज हम लेंगे क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण, तीसरा चरण। क्योंकि पिछले 2 पीरियड में हमने इसके 2 चरण देखे थे, 2 भाग देखे थे, जिसमें हमने कुछ मुद्दों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो थोड़ा हम पिछले मुद्दों की तरफ गौर करते हुए देख लेंगे कि हमने क्या क्या देखा था, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पहले क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण के अंतर्गत देखा था कि कैसे सबसे पहले तो देखा था कि उसकी प्रस्तावना की क्षेत्रीय जो संस्कृति है। तो अब क्षेत्र किसी इंसान का अगर हमें वर्णन करना हो तो वर्णन हम उसकी बोलचाल की भाषा पे करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान तमिल बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो तमिलनाडु से है। फिर उसके खान पान, कपड़े, रहन सहन से हम उसके क्षेत्र का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था। इसके अंतर्गत फिर हम आगे बढ़ते हुए कि किस तरह से क्षेत्रों का निर्माण हुआ, तो उसके कुछ मुद्दे देखे थे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा था चेर और मलयालम भाषा का विकास। इसमें हमने चेर और मलयालम जो ये भाषा है, इसके सहसंबंध को स्पष्ट किया था कि किस तरह से इस भाषा का विकास हुआ, फिर भाषा से क्षेत्र बना। ठीक है, फिर हमने देखा था शासक और धार्मिक परंपराएं। अब ये परंपराओं का मुद्दा देखा था, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण हमने एक देखा था कि जगन्नाथ संप्रदाय। अब जगन्नाथ संप्रदाय के अंतर्गत हमने देखा था कि किस तरह जगन्नाथ मंदिर का जो संप्रदाय है, उस जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया गया। उसमें हमने देखा कि वो किस क्षेत्र में स्थापित हुआ, फिर उसमें किसने शासक किया और उस मंदिर की क्या विशेषता थी, इस मुद्दे में हमने देखा था। फिर अगले हमने तीसरा मुद्दा देखा था राजपूत और शूरवीरों की परंपराएं। मतलब जो राजपूत, यहाँ इस मुद्दे में देखा था कि राजपूत जो होते हैं, राजपूत किस क्षेत्र से थे, किस क्षेत्र में, जैसे कि राजस्थान वहाँ का क्षेत्र बोला गया है कि, लेकिन सभी राजस्थान में सभी लोग राजपूत हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन राजपूतों ने ही राजस्थान को एक क्षेत्र दिया है। बहुत ज़्यादा मात्रा में राजपूत लोग राजस्थान में रहा करते थे। फिर इसमें हमने इनकी परंपराएं देखी। फिर शूरवीरों के बारे में देखा कि जो राजपूत थे वो, उन्होंने शूरवीरों को कैसे, उनकी यादों को, स्मरण को अपनी कविताओं में संजोज के रखा है कि ताकि दूसरे लोग उनसे प्रेरणा हासिल करें। ठीक है, फिर हमने उसके अगला मुद्दा जो देखा था वो मुद्दा था क्षेत्रीय सीमांतों से परे। एक मुद्दा लिया था जो थी, कहानी बताए थे, लेकिन किसकी? बिल्कुल सही, कथक नृत्य की कहानी के बारे में हमने देखा था कि ये कथक जो नृत्य है वो कैसा होता है, इसकी शैली क्या है, ये नृत्य कहाँ से कहाँ स्थापित हुआ, किस शहर में इसको मान्यता मिली, किसने इसे नापसंद किया, है ना। ये सब इसके अंतर्गत हमने देख चुके थे। अब इस कहानी के बाद हम आगे बढ़ते हुए अपना अगला मुद्दा लेंगे, जो है आज का हमारा अगला मुद्दा है संरक्षकों के लिए चित्रकला। क्या मुद्दा है अपना? संरक्षकों के लिए चित्रकला। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे लघु चित्रों की परंपरा। क्या देखेंगे? लघु चित्रों की परंपरा। ठीक है, तो हम आज देखेंगे लघु चित्रों की परंपरा। तो अब लघु चित्रों की परंपरा देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे संरक्षकों के लिए चित्रकला, जिसमें लघु चित्रों की परंपरा। अब इस नाम से ही समझ में आ जाता है
कि ये जो चित्रकला है वो किसके लिए है, संरक्षकों के लिए। कौन सी चित्रकला, लघु चित्रकला। देखिए कहानी, चित्रकला, हर चीज के एक न एक क्षेत्रों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जातियों के प्रकार होते हैं, है ना। तो उसी तरह चित्रकला के भी बहुत सारे प्रकार है, जिसमें से एक प्रकार हम आज देखेंगे वो है लघु चित्रकला। अब ये जो चित्रकला होती थी, ये चित्रकला एक संरक्षकों के लिए लघु चित्रकला की परंपरा हुआ करती थी। ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि चित्र नंबर 7, आपकी जो पुस्तक में चित्र नंबर 7 दिया हुआ है उसे देखिए, उसे कहते हैं लघु चित्र। ठीक है, अब उस चित्र में क्या है कि उस चित्र में शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल लघु चित्र है। मतलब जो शिकार को जाते थे अकबर बादशाह और उनके साथ के सारे मुगल, वो सब जाते थे शिकार के लिए, तो बीच में वो आराम करने के लिए रुके हुए हैं, वहां पर उनके आराम का वो चित्र बताया है। अब उस चित्र के अंतर्गत देखिए कि क्या कहते हैं कि एक चित्र जो है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है। मतलब भले ही वो चित्र बना होता है लेकिन उसमें बहुत कुछ समझने के लिए होता है, तो वो चित्र भी उसी तरह से है। तो ये था लघु चित्र, आपने देखा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि लघु चित्र जो लघु चित्रों की जो परंपरा है वो कैसी है, कहाँ से हुई और क्यों हुई। ठीक है, तो लघु चित्रों की जो ये परंपरा है, इस परंपरा में एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई, जिसे कहते हैं लघु चित्रों की परंपरा। ये लघु चित्रों की परंपरा संरक्षकों के लिए एक परंपरा थी। ठीक है, अब ये लघु चित्र देखिए, नाम से ही समझ में आ जाता है, लघु चित्र मतलब छोटे आकार के जो चित्र हुआ करते थे उन्हें कहते हैं लघु चित्र। लघु चित्र होते हैं, ये छोटे आकार के होते हैं, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों के जो कपड़े होते हैं या कागज पर चित्रित किया जाता था। क्या लघु चित्र, क्या है लघु चित्र? जैसे हम देखेंगे कि लघु चित्र क्या है, छोटे आकार का, एक तो इसकी है छोटे आकार का, थोड़ा हम शॉर्ट ही बताएंगे ना, एक एक हम समझाते जाएंगे, आप समझते जाओ। जिसमें क्या होता था, जल रंगों के कपड़े या कागज से ये चित्रित किया जाता था। ठीक है, ये कागज से चित्रित किया जाता था। अब ये जल रंगों और कागज से चित्रित किया जाता था, जिसमें क्या है, जो ये प्राचीनतम जो लघु चित्र है वो क्या है, तालपत्रों, प्राचीनतम लघु चित्र ताड़पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। कहाँ चित्रित किए जाते थे? कहाँ चित्रित किए जाते थे? प्राचीनतम लघु चित्र क्या बोले, तालपत्रों और लकड़ी की तख्तियां, लकड़ियों की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। ठीक है, ये है ऐसे लघु चित्र। अब ये चित्रित किए जाते थे तो क्या है ना कि ये क्या हुआ कि जो तख्तियां हैं इन पे चित्रित किया था। अब इनमें से सर्वाधिक सबसे ज्यादा सुंदर चित्र कहाँ पाया गया? जो पश्चिम भारत में पाए गए, जो जैन धर्मों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए। सबसे सर्वाधिक जो चित्र है, सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ पाया गया? कहाँ पाया गया? पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत में किसको चित्रित करने के लिए?
जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए उपयोग में लाया गया। सबसे पहला, और ये जो चित्र था वो सबसे ज्यादा सुंदर चित्र माना गया है। ठीक है, अब जो मुगल बादशाह थे, फिर क्या है, ये हो गया। अब उसके साथ क्या है, मुगल बादशाह में अकबर, जहांगीर और शाहजहां। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो कुशल चित्रकार थे, कुशल चित्रकार के संरक्षण प्रदान की थी। अकबर बादशाह ने, जहांगीर ने वो किया करते थे, मतलब उन्होंने प्रदान की थी संरक्षण। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, इन्होंने चित्रकारों को संरक्षण प्रदान की थी। ठीक है, संरक्षण प्रदान किया था। तो जो प्राथमिक रूप से क्या था, प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे, एक संरचना दे दी थी। तो ये चित्रकार क्या करते थे, इतिहास की क्या करते थे, ये इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां। ठीक है, तो इतिहास की जो पांडुलिपियां है वो ये चित्रित किया करते थे, इनका ये काम था। ठीक है, अब ये जो पांडुलिपियां जो थी वो आमतौर पर क्या थी, आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। ठीक है, पांडुलिपियां कैसे चित्रित की जाती थी, चटक रंग। ठीक है, पांडुलिपियां चित्रित की जाती थी चटक रंगों से, फिर चित्रित की जाती थी, और उनमें दरबार के जो दृश्य थे तथा जो लड़ाई या शिकार के जो दृश्य थे वो सामाजिक जीवन अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। मतलब इस पर चटक रंगों से क्या क्या चित्रित किया जाता था कि जिसमें उनके दृश्य चित्रित की जाते थे। कैसे कैसे कि जो दरबार के दृश्य रहते, मतलब वो चित्र बनाया जाता था जिसमें दरबार बनाया है। फिर उसके बाद शिकार या लड़ाई के जो दृश्य है वो सब दिखाए जाते थे। फिर जीवन के जो अन्य पहलू है उस पर भी ये चित्रकार अपने कला उतारते थे। ठीक है, तो अक्सर इनको उपहार के तौर पर ना, जो ये चित्रकार थे जब ये चित्र बनाते थे, इनको उपहार के तौर पर इन चित्रों को का आदान प्रदान किया जाता था। और ये चित्र जो है, ये जो इनमें से जो कुल ये जो चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था, तो ये कुछ गिने चुने लोग और बादशाह के जो घनिष्ठ लोग हैं ना, उनके द्वारा ही ये देखे जाते थे ये चित्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक मुगल दरबार छोड़कर नए उभरते हुए राज्य में चले गए थे। कौन? मुगल साम्राज्य का पतन होने के बाद अब राज्य में चले गए थे, मतलब जो ये चित्रकार थे बहुत सारे, ये दरबार छोड़कर कहाँ चले गए थे, नए उभरने वाले राज्यों में। तो उस वक्त नया उभरता हुआ राज्य एक होता था जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान के डेक्कन और राजपूत, क्या होता था वो नए उभरने वाला जो क्षेत्र था, राजस्थान के डेक्कन। ठीक है, राजस्थान के जो डेक्कन और राजपूत अदालतों में क्षेत्रीय राज्यों में चले गए। ठीक है, ये चित्रकार चले गए थे। अब वहां पे जाने के बाद इसका परिणाम क्या हुआ कि जो मुगलों की जो कलात्मक रुचियां है वो राज दरबारों से प्रभावित हुई। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, उन्होंने अपनी विशेषताओं को सुरक्षित रखा। मतलब दरबार की जो कलात्मक जो रुचियां है वो
बाकी लोगों को प्रभावित की, लेकिन इन्होंने अपने जो सुरक्षित जो अपनी जो विशेषताएं है वो इन्होंने संभाल के रखी। और क्या हुआ, उनका विकास भी किया। अब कैसे किया, फिर क्या है, फिर मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके जो दरबारी थे, दरबारी के दुष्ट थे, दृश्य हुआ करते थे, वो चित्रित किए जाने लगे। फिर इसके साथ साथ क्या हुआ, जो पौराणिक कथा है और पौराणिक कथा और कविताएं है, काव्य है, काव्यों को मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों से चित्रित किया गया था। तो क्या हुआ, फिर ऐसा ही एक क्षेत्र हुआ करता था जब ये मुगल दरबार छोड़ के चले गए, तो एक क्षेत्र हुआ करता था हिमाचल। हिमाचल के आसपास एक तलहटी इलाके में आसपास एक ये क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ क्या था, 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में यहाँ लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण शैली उत्पन्न हुई, शैली का विकास हो गया। कहाँ पर, हिमाचल में 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, एक शैली चित्रकला नहीं, सॉरी, लघु चित्रकला की शैली का विकास हुआ। ठीक है, कहाँ, 17वीं शताब्दी में हिमाचल के जो हिमाचल के आसपास के तलहटी इलाकों में 17वीं शताब्दी में इस शैली का विकास हुआ। अब इस विकास जिसे एक नाम दिया गया, उसका नाम था बसोहली शैली। इस शैली को क्या कहा जाता था, बसोहली शैली। ठीक है, तो इसका विकास हुआ, इसे बसोहली शैली कहा जाता था। यहाँ सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई इस शताब्दी में, और इस शैली में सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई, जिस पुस्तक का नाम था भानुदत्त रस पुस्तक, जिसका नाम था भानुदत्त, क्या नाम था, भानुदत्त रसमंजरी, यह है पुस्तक जो चित्रित की गई। ठीक है, अब क्या हुआ, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के बाद क्या हुआ, दिल्ली की विजय हुई। इसके परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार क्या हुए, मैदानी जो इलाके हैं वो उनकी अनिश्चितता के कारण वो इलाके से अनिश्चितताओं से बचने के लिए उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र से पलायन ले लिया। अब वो पहाड़ी क्षेत्र से पलायन लेने के बाद उन्होंने वो जहाँ गए, उन्हें जहाँ वो गए वहां पर उन्हें ना एक आश्रयदाता मिलता रहा। मतलब दाता का मतलब है कि रेस्ट हाउस जिसे कहेंगे, वो मिलता रहा। फिर उन्होंने क्या किया, उस रेस्ट हाउस तैयार मिलते थे उन्हें वो रेस्ट हाउस, फिर मिलते रहे, जिसके कारण क्या हुआ, चित्रकारी को एक कांगड़ा शैली विकसित हुई। उसके कारण से इस शैली के बाद क्या हुआ, कांगड़ा शैली, एक नई शैली विकसित हुई। ठीक है, अब ये कांगड़ा शैली विकसित हुई। फिर 18वीं शताब्दी के मध्य भारत तक कांगड़ा कलाकारों का एक नई शैली विकसित हुई, जिसे लघु चित्रकारी में जान डाल दी। मतलब इस कांगड़ा शैली, ये जो शैली है, इसने लघु चित्रकारी में और ज्यादा जान डाल दी इस बसोहली शैली के बाद। ठीक है, अब ये जान डाल दी तो क्या हुआ, उनके प्रेरणा स्रोत वहाँ के वैष्णव परंपराएं थी। इसकी प्रेरणा थी वैष्णव परंपरा।
इस शैली के जो स्रोत थे वो है वैष्णव परंपराएं थी। इसके साथ लघु चित्र जो थे वो मुलायम रंगों के साथ साथ ठंडा, नीला, हरा, कोमल जो रंग हुआ करते थे वो इसके प्रयोग और इसके विषयों का कलात्मक चित्रण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। मतलब क्या होता था इस शैली में, इसके रंग कैसे हुआ करते थे, कोमल, नीले, हरे, और इसके विषयों को कलात्मक जो निरूपण कांगड़ा शैली की जो ये विशेषता थी इस शैली की। ठीक है, तो ये था हमारा संरक्षक के लिए जो चित्रकला थी उस चित्रकला के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब हमारा अगला जो पॉइंट मुद्दा है वो हम देखेंगे। ठीक है, हमारा इसके बाद अगला मुद्दा होगा जिसमें हम क्षेत्रीय जो संस्कृति है उसका निर्माण में आगे बढ़ते हुए देखेंगे, वो है बंगाल। क्या है? बंगाल। तो नजदीक से एक नजर बंगाल की ओर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये बंगाल है तो बंगाल एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, मतलब बंगाल में देखेंगे एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। ठीक है, तो बंगाल में ये देखेंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि किसी भी क्षेत्र के नाम से जो निवासी नाम सुनते ही जो निवासी वहां पर रहते हैं उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसी से हम उनकी भाषा से ही हम उनके क्षेत्र का अंदाजा लगा लेते हैं ना। जैसे कि हम मान लेते हैं कि भाई बंगाली जो है वो हमेशा बंगला ही बोलते थे, लेकिन ऐसा अंदाजा लगा लेते कि बंगाली है तो बंगला ही बोलेंगे। तो इसमें भी ऐसे हुआ कि जो बंगाली थे ना वो हमेशा से बंगला बोला करते थे, ऐसा हम मान लेते थे। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि आज बंगाली संस्कृत के निकली हुई भाषा मानी जाती है। मतलब बंगाली जो है क्या भाषा मानी जाती है? बंगाली संस्कृत से निकली। तो ऐसा था कि भाई वहां के लोग संस्कृत बोला करते थे, ऐसा सोचते थे। लेकिन क्या है कि प्रारंभिक जो संस्कृत ग्रंथ है वो अब ये संस्कृत जो भाषा है ये इसका यहाँ पर ऐसा माना गया है कि भाई ये संस्कृत से निकली हुई बंगाली भाषा है, तो संस्कृत से निकली है। तो क्या हुआ कि लेकिन जो प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथ है वो ग्रंथ मध्य पूर्वी जो है ईसा पूर्व के वक्त के, तो वो क्या है वो सुझाव देते हैं कि बंगाल के लोग संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे। यहाँ बंगाली जो है वो संस्कृत से निकली हुई है, लेकिन वहां पर इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो बंगाली लोग हैं वो संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर ये भाषा संस्कृत आई कहाँ से, ये सवाल पैदा होता है। तो क्या हुआ ना, चौथी और तीसरी जो शताब्दी है ईसा पूर्व तीसरी और चौथी शताब्दी, अब तीसरी और चौथी शताब्दी में क्या हुआ, बंगाल और मगध के बीच संबंध क्या हुआ। देखो कैसे ये भाषा का वो है, हम इसे क्लियर कर रहे हैं। बंगाल और मगध में संबंध पैदा हुए। ठीक है, अब संबंधों का विकास हुआ। तो संबंध पैदा होने के बाद जो दक्षिण बिहार इस टाइप के तो विकास हुआ, जिससे संस्कृत का प्रभाव पड़ा बंगाल पर। ठीक है, संस्कृत का प्रभाव पड़ा। फिर बाद में 14वीं जो शताब्दी थी, 14वीं शताब्दी में क्या है, 14वीं शताब्दी में जो गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तर पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और ब्राह्मणों को यहाँ पर बसाना शुरू कर दिया। कब?
इन्होंने 14वीं शताब्दी में गुप्त वंशीय शासक यहाँ पर स्थापित हो गया। इन्होंने अपना नियंत्रण रख लिया। फिर उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को बसाना शुरू किया। मतलब अब यहाँ पर चलो ब्राह्मण बस गए, ठीक है। अब ब्राह्मण बसने की वजह से क्या हुआ कि जिसमें गंगा के जो गंगा की जो मध्य घाटी के भाषी जो ब्राह्मण थे, भाषीय और सांस्कृतिक, इनका प्रभाव पड़ा। इन ब्राह्मणों की वजह से मध्य घाटी के भाषी का सांस्कृतिक ब्राह्मणों का प्रभाव पड़ा। फिर इस पे प्रभाव पड़ने के बाद क्या हुआ, इसके आगे 7वीं शताब्दी में क्या हुआ, चीनी ह्यूमसांग ने क्या किया, ये बताया यहाँ पर कि बंगाल में हर जगह, बंगाल की जो भाषा है उसमें, उस भाषा में हर जगह संस्कृत भाषा का प्रयोग, संस्कृत भाषा के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। फिर 8वीं शताब्दी में क्या हुआ, क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ। फिर उद्भव के बाद अब इस राज्य पे 14वीं और 14वीं से 16वीं शताब्दी पर सुल्तानों का शासक हुआ, ठीक है। सुल्तानों का शासक हुआ। अब सुल्तानों का शासक के बाद क्या हुआ, और ये दिल्ली के शासक से स्वतंत्र थे, ठीक है। जब बंगाल थे तो इससे क्या थे, ये स्वतंत्र थे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके शासक के बाद क्या हुआ, 1586 में जब अकबर बंगाल को जीत लिया, अकबर ने बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा मान लिया। क्या हुआ, सुल्तानों के शासक में अकबर ने बंगाल जीता, जिसे क्या माना, सूबा। अकबर को फिर क्या हुआ, सूबा मान लिया गया, फिर माना जाने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, तब उस समय जो शासन की जो भाषा थी वो फारसी थी। फिर वहां पर फारसी भाषा आई, ठीक है, फारसी भाषा थी। अब लेकिन बंगाल क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी, मतलब बंगाल में फिर फारसी भाषा भी विकसित हो गई। तो फिर कहा जाता है कि भाई जो बंगाल के जो प्राथमिक साहित्य थे, ये जो बंगाल जो है वो एक ना, बंगाल में एक साहित्यिक भाषा का एक जुट बन गया। पहले संस्कृत, फिर बाद में संस्कृत के बाद फारसी आई, ठीक है, बंगाली, ये सारी चीजें, ऐसी भाषाएं मिलके इनका एक जुट बन गया, ठीक है। देखिए बंगाल को फिर क्या हुआ, 2 श्रेणी में बांटा गया। जब ये भाषाएं जो है ना सारी क्या हो गई, एकजुट हो गई, तो क्या हुआ, बंगाल के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो बंगाल के जो प्राथमिक साहित्य को 2 श्रेणी में बांट सकते हैं, जिसमें पहली श्रेणी है संस्कृत की रूनी, और दूसरी श्रेणी है उससे स्वतंत्र, ठीक है। ये है बंगाल को 2 श्रेणी में बांटा गया हुआ है। अब इसको हम इस तरह से इसलिए समझाएंगे कि ताकि आपको ना अच्छे से क्लियर हो जाए
कि अब ये श्रेणी है, इसकी तुलना के हिसाब से अगर देखें तो अब ये एक नाम है संस्कृत की रूढ़ी और स्वतंत्र। बंगाल की जो साहित्य है वो इसमें 2 श्रेणियां हैं, ठीक है। अब इस श्रेणी के अंतर्गत जैसे कि अगर हम देखें कि संस्कृत की जो रूढ़ी है, इस श्रेणी के अंतर्गत रूढ़ी में इस पहली जो ये श्रेणी है, इस श्रेणी में क्या हुआ, संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, इसमें क्या हुआ, महाकाव्य के अनुवाद का हुआ मंगल काव्य, एक ही अनुवाद हुआ मंगल काव्य। अब ये मंगल के काव्य का शाब्दिक अर्थ है कि शाब्दिक अर्थ यह है कि मांगलिक या शुभ या मांगलिक काव्य जो स्थानिक देवी देवताओं से संबंधित है, ठीक है। तो क्या है इसमें महाकाव्य के अनुवाद मांगलिक और भक्ति साहित्य, मांगलिक और भक्ति साहित्य जैसे कि गौरी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी आदि शामिल है। मतलब इस भक्ति में क्या है, क्या क्या शामिल है इस भक्ति में, क्या है, गौरी वैष्णव, इनकी क्या शामिल है, वैष्णव आंदोलन के जो नेता थे श्री चैतन्य की जीवनी, इनकी जीवनियां शामिल है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये है पहली शैली। इसमें अब हम देखेंगे कि उससे जो स्वतंत्र दूसरी शैली है उसमें क्या है, तो इसमें नाथ साहित्य, क्या है इसमें, नाथ साहित्य। अब इसमें नाथ साहित्य जो है इस शैली में लिखा साहित्य है, जिसमें इस स्वतंत्र शैली के श्रेणी के अंतर्गत आएगा नाट्य साहित्य। जैसे कि क्या कहेंगे, नाट्य साहित्य में मैनामती, क्या क्या है, मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, ठीक है। ये इसके साथ साथ धर्म ठाकुर की पूजा, ठीक है। अब पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं और लोक कथाएं और गाथा गीत, पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं, गाथा गीत आदि शामिल है, ठीक है। इसमें ये चीजें शामिल है, ठीक है। अब जो ये पहली श्रेणी है, पहली श्रेणी के जो ग्रंथ का जो काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है। पहली श्रेणी का काल निर्णय करना क्या है, सरल है। काल निर्णय करना सरल है। पहली में सरल है करना, क्योंकि यहाँ पर इसकी पांडुलिपियां में ये चीजें पाई गई है। लेकिन यहाँ पर इनका जो काल निर्णय करना मतलब काल निर्णय सही करना पॉसिबल नहीं है, मतलब नहीं किया जा सकता, कठिन है। चलो कठिन बोलेंगे, ठीक है, कठिन है। अब यहाँ पर इसका काल निर्णय करना क्यों कठिन है, क्योंकि जो दूसरी श्रेणी की जो कृतियां हैं, वो कृतियां जो है वो मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती है कि भाई ऐसा हुआ था वैसा हुआ, ये मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका काल निर्णय सही से नहीं किया जा सकता, इसका काल निर्णय सही से नहीं किया जा सकता। इसलिए पूर्वी जो बंगाल में लोकप्रिय जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था,
क्या है, पूर्वी काल में क्या है, पूर्वी बंगाल में क्या है, लोकप्रिय था। पूर्वी बंगाल लोकप्रिय था, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों का जो प्रभाव था वो अपेक्षाकृत कम था। ठीक है, तो ये हमने देखा बंगाल के प्राथमिक साहित्य के अंतर्गत दो श्रेणियां, संस्कृत की रूनी और उससे स्वतंत्र। ठीक है, तो हम इस तीसरे चरण को यहीं पर रोकते हैं। इसके बाकी के मुद्दे हम अगले पीरियड में देखेंगे, जो हमारा अंतिम चरण होगा। ठीक है, थैंक यू।